कि अब हम स्टार्ट करेंगे अपर लिम्ब ट्रॉमा। सबसे पहले क्लेविकल के बारे में। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ क्लेविकल फ्रैक्चर वो होती है मिडल वन थर्ड, कि मिडल वन थर्ड इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ क्लेविकुलर फ्रैक्चर। इसे कह सकते हैं जंक्शन ऑफ द मीडियल टू थर्ड या लेटरल वन थर्ड या फिर मीडियल थ्री फिफ्थ या लेटरल, इन शॉर्ट मिडल वन थर्ड याद रखना है। मीडियल एंड जो होता है वो सर्कुलर होता है, ग्लोब्यूलर होता है, और लेटरल एंड जो होता है वो फ्लैट होता है। अब क्लेविकल इट इज़ द ओनली हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड लॉन्ग बोन। ओके, इट इज़ अ लॉन्ग बोन, ओनली हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड लॉन्ग बोन। दो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है और एक सेकेंडरी सेंटर। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन in the 5th week of intrauterine life. Okay, first bone to start ossification at 5th week of intrauterine life, and last bone to complete ossification. First bone to start ossification and last bone to complete ossification. It is the only long bone ossifying membrane. बस ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर एट बर्थ तो वो होता है क्लेविकुलर फ्रैक्चर। कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर एट बर्थ इट इज क्लेविकुलर फ्रैक्चर। मैकेनिज्म इज बर्थ एक्सट्रैक्शन। ओवरऑल मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इट इज ऑल्सो क्लेविकुलर। न्यू बोर्न में भी वो है क्लेविकल। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ओवरऑल, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर एट द बर्थ, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन न्यू बोर्न, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन डिफिकल्ट बर्थ। तो ये सारे क्लेविकुलर फ्रैक्चर्स। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लेविकुलर फ्रैक्चर। अब ये हमारा क्लेविकल है, ये लेटरल एंड है और ये मीडियल एंड। यहाँ मीडियल एंड पे क्या अटैच होता है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो मीडियल एंड पे अटैच होता है, मीडियल एंड पे अटैच होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, और लेटरल एंड पे अटैच होता है पेक्टोरालिस मसल। अब जब फ्रैक्चर होगा क्लेविकल का तो ये जो मीडियल एंड है वो ऊपर की तरफ पुल होगा बाय स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, कि ये ऊपर की तरफ से आ रहा है, और लेटरल एंड जो होता है वो नीचे की तरफ पुल होगा बाय पेक्टोरालिस मसल एंड वेट ऑफ द लिम्ब। तो ये लेटरल एंड नीचे की तरफ पुल होगा, मीडियल एंड ऊपर की तरफ पुल होगा जब फ्रैक्चर होगा तब। इसी वजह से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लेविकल फ्रैक्चर इज माल यूनियन। ये कॉजेज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, फॉल ऑन शोल्डर या फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। मीडियल फ्रैगमेंट इट इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड ड्यू टू स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, lateral fragment is displaced downward due to pectoralis major and weight of the limb. Most common complication malunion. Other complication neurovascular injury, कि न्यूरो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी होती है और सबक्लेवियन वेसल उनकी इंजरी होती है। क्लिनिकल फीचर्स पेन, स्वेलिंग, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा एंड फॉल। एक्सरे में हमें 2 डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स दिखेंगे। ओके, 2 डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स दिखेंगे। एग्जामिनेशन में हम न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन करेंगे, कॉन्टूर जो होगा वो लॉस्ट होगा और स्वेलिंग होगी वहाँ पे। तो ये फाइंडिंग्स होगी। उसके बाद ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द क्लेविकल फ्रैक्चर। तो कंजर्वेटिव में हम आर्म स्लिंग या बैंडेज यूज़ करेंगे, तो आर्म स्लिंग या फिर आर्म ऑफ पाउच। दूसरा है फिगर ऑफ 8 बैंडेज। तो ये 2 बैंडेजेस है, आर्म स्लिंग एंड फिगर ऑफ 8 बैंडेज। इन दोनों का काम क्या है? मीडियल साइड को नीचे की तरफ लाना और लेटरल साइड को ऊपर की तरफ ले जाना। तो ये याद रखना, फिगर ऑफ 8 बैंडेज वो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इंडिकेशन ऑफ सर्जरी तो वो है ओपन क्लेविकुलर फ्रैक्चर, मैसिव डिस्प्लेसमेंट क्लेविकल फ्रैक्चर, वो लेटरल पार्ट में क्लेविकुलर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर विथ न्यूरोवास्कुलर इंजरी एंड फ्लोटिंग शोल्डर। फ्लोटिंग शोल्डर तब कहते हैं जब क्लेविकुलर फ्रैक्चर हो प्लस ग्लिनोइड कैविटी फ्रैक्चर, कि क्लेविकुलर फ्रैक्चर प्लस ग्लिनोइड कैविटी फ्रैक्चर उसे कहते हैं फ्लोटिंग शोल्डर, क्लेविकल एंड ग्लिनोइड फ्रैक्चर। कि अगर मिनिमल डिस्प्लेसमेंट है तो हम ये स्लिंग ट्रायंगुलर स्लिंग यूज़ करेंगे। अगर मेजर डिस्प्लेसमेंट है देन फिगर ऑफ 8 बैंडेज। अगर ये फेल हुआ देन ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। और इफ कॉम्प्लिकेशन ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी, सबक्लेवियल आर्टरी इंजरी, स्टिफनेस, माल यूनियन, नॉन यूनियन, ये सारे हमने देख लिए। तो ये थी क्लेविकुलर फ्रैक्चर। कि यहाँ पे इमेज में देखते हो तो यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड अटैच होती है मीडियल साइड पे, और यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर। तो ये नीचे की तरफ पुल करेगी और ये ऊपर की तरफ पुल। ये एक्सरे में देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ। ये है आर्म स्लिंग और ये है फिगर ऑफ 8 बैंडेज। कि ये है फिगर ऑफ 8 बैंडेज, ये है आर्म स्लिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ये फ्लोटिंग शोल्डर। फ्लोटिंग शोल्डर एक क्लेविकुलर फ्रैक्चर प्लस ग्लिनोइड कैविटी फ्रैक्चर, क्लेविकुलर फ्रैक्चर प्लस ग्लिनोइड कैविटी फ्रैक्चर। ये हमने ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन किया है, इंटरमेडुलरी फिक्सेशन ऑफ क्लेविकुलर फ्रैक्चर, ये नेल इंसर्ट किया है। इस तरीके से सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लेविकुलर फ्रैक्चर। उसके बाद देखते हैं शोल्डर इंजरीज। बॉल एंड सॉकेट शोल्डर जॉइंट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड सॉकेट इज द ग्लिनोइड कैविटी। इसकी इतनी सारी मूवमेंट्स होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सारी इसकी मूवमेंट होती है। सर्कमडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। शोल्डर जॉइंट इट इज द मोस्ट कॉमन डिसलोकेटिंग लार्ज जॉइंट। कॉजेस एक तो शैलो ग्लिनोइड कैविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज ऑफ मूवमेंट एंड शियर वल्नरेबल एक्टिविटीज़। मोस्ट मोबाइल जॉइंट जो होता है बॉडी में वो होता है ये शोल्डर जॉइंट, और ये मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड जॉइंट भी होता है। स्टेबिलाइजर्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, तो स्टैटिक स्टेबिलाइजर्स होता है और डायनामिक स्टेबिलाइजर। स्टैटिक स्टेबिलाइजर्स में आता है कैप्सूल, लेब्रम विच इज अ फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग, एंड ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स सुपीरियर, मिडियल एंड इंफीरियर। उसमें से इंफीरियर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि स्टैटिक में कैप्सूल आता है, लेब्रम आता है एंड ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स। फिर डायनामिक स्टेबिलाइजर्स में मसल्स आता है, रोटेटर कफ मसल्स, उसका निमोनिक है सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। रोटेटर कफ मसल, दूसरा है डेल्टॉइड एंड बाइसेप्स का लॉन्ग हेड। तो ये डायनामिक स्टेबिलाइजर्स एंड स्टैटिक स्टेबिलाइजर्स। उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन तो वो है एंटीरियर। कि एंटीरियर हो सकता है, पोस्टीरियर, इंफीरियर, लेकिन मोस्ट कॉमन वो है एंटीरियर। कि शोल्डर डिसलोकेशन में होता है क्या, हेड ऑफ द ह्यूमरस इट कम्स आउट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी, उसे कहता है शोल्डर डिसलोकेशन। अब वो ग्लिनोइड कैविटी के एंटीरियर लाई करता है तो एंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियरली देन पोस्टीरियर, इंफीरियर टू ग्लिनोइड कैविटी तो इंफीरियर डिसलोकेशन।
मोस्ट कॉमन इज एंटीरियर डिसलोकेशन। ओके, दिस आर द मसल्स ऑफ रोटेटर कफ मसल्स। ये रोटेटर कफ मसल के इस साइड है स्टैटिक स्टेबिलाइजर्स, इस साइड है डायनामिक स्टेबिलाइजर। डायनामिक स्टेबिलाइजर्स में मसल्स आते हैं और स्टैटिक स्टेबिलाइजर्स में लिगामेंट्स एंड कैप्सूल आता है और लेबरम आता है। ये सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, उसमें से इन्फीरियर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा होता है ये इन्फीरियर। अब शोल्डर जॉइंट इट इज़ वीकेस्ट इन्फीरियरली, लाइक बट डिसलोकेशन इज मोस्ट कॉमन एंटीरियरली। ओके, वीकेस्ट इन्फीरियरली होता है लेकिन मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन वो होता है एंटीरियरली। तो अब हम देखते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। उसके भी सब टाइप्स है, प्री ग्लिनोइड, सब कोराकोइड, सब क्लेविकुलर एंड इंट्राथोरेसिक। के प्री ग्लिनोइड मतलब ग्लिनोइड कैविटी के आगे आ गया, प्री ग्लिनोइड ग्लिनोइड कैविटी के आगे आ गया, सब कोराकोइड मतलब ये जो कोराकोइड प्रोसेस होती है उसके नीचे आ गया, सब क्लेविकुलर क्लेविकुलर के नीचे आ गया और इंट्राथोरेसिक वो थोरैसिक केज में ही चला गया। तो ये टाइप्स ऑफ एंटीरियर डिसलोकेशन, प्री ग्लिनोइड, सब कोराकोइड, सब क्लेविकुलर एंड इंट्राथोरेसिक। अब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ज़्यादा एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन, डायरेक्ट ट्रॉमा फ्रॉम द फ्रंट, it cause posterior dislocation, direct trauma from the back, it cause anterior dislocation. Clinical features, attitude of the limb जो होता है वो कैसा होगा, arms by the side of the body, abduction and external rotation. Important याद रखना है, attitude limb का जो होगा वो होगा abduction and external rotation, abduction and external rotation. प्लस शोल्डर कॉन्टूर जो है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। फिर अदर इंजरीज होगी लाइक एक्सिलरी नर्व इंजरी। एक्सिलरी नर्व इट इज़ द मोस्ट कॉमन नर्व टू बी इंजर्ड इन शोल्डर डिसलोकेशन। ये क्लियर। क्लिनिकल फीचर्स, ये एटीट्यूड याद रखना है, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, शोल्डर कॉन्टूर इज लॉस्ट एंड एक्सिलरी नर्व इंजरी। फिर कुछ टेस्ट है, पहला है हैमिल्टन रूलर टेस्ट। कि ये हैमिल्टन रूलर टेस्ट, हम ऐसे एक रूलर या स्केल रखेंगे, नॉर्मली ये जो लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस, इन दो एक्रोमियन प्रोसेस को नॉर्मली टच नहीं करता, लेकिन अगर शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है देन इसको भी टच करेगा और ये एक्रोमियन प्रोसेस उसको भी टच करेगा। तो ये हैमिल्टन रूलर टेस्ट, एक्रोमियन को टच करेगा, दोनों को टच करेगा। फिर दूसरा है ये डुगास टेस्ट। डुगास टेस्ट में टचिंग द ऑपोजिट शोल्डर इज़ डिफिकल्ट। ये नॉर्मली टच कर सकते हैं लेकिन डिसलोकेटेड शोल्डर होगा तो टचिंग द ऑपोजिट शोल्डर इट इज़ डिफिकल्ट। फिर तीसरा है ब्रायंट टेस्ट। इसमें जो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड जो है वो लोअर साइड होगा कंपेयर टू नॉर्मल साइड, ये एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड वो लोअर साइड होगा, तो ये ब्रायंट टेस्ट। फिर है कैलावे टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, गर्थ ऑफ द शोल्डर जॉइंट मेजर करते हैं और उसे कंपेयर करते हैं नॉर्मल साइड। तो गर्थ ऑफ द डिसलोकेटेड शोल्डर वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू द नॉर्मल शोल्डर। ओके, कैलावेज टेस्ट में हम C C से G बन जाएगा, तो गर्थ मेजर करते हैं। ये ब्रायंट टेस्ट में फोल्ड, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, B से पहले आता है A, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड। ये डुगास टेस्ट में टच द ऑपोजिट शोल्डर, और ये हैमिल्टन रूलर टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हो गए, ये सारे हमने टेस्ट देख लिए, हैमिल्टन रूलर टेस्ट, डुगास टेस्ट, कालावेज टेस्ट एंड उसके लास्ट रह गया एक्सिलरी नर्व टेस्ट। एक्सिलरी नर्व वो भी इंजर्ड होगी तो मोटर फंक्शन, डेल्टोइड एंड टेरिस माइनर के वो लॉस हो जाएंगे, प्लस सेंसरी लॉस होगा ओवर द एक्सिलरी एरिया, जिसे कहते हैं रेजिमेंटल बैच एरिया, वहाँ पे पैरासिशन बर्निंग सेंसेशन होगा। तो एक्सिलरी नर्व फंक्शन टेस्ट। और ये ब्रायंट्स टेस्ट था जिसमें वर्टिकल एक्सिलरी फोल्ड हुआ वो लोअर साइड होगा। क्लियर, ये सारे टेस्ट। ये इमेज में एंटीरियर डिसलोकेशन है, ये शोल्डर का एंटीरियर डिसलोकेशन है, इस तरीके से उसका एटीट्यूड होगा, एबडक्टेड होगा एंड एक्सटर्नली रोटेटेड। हम ये कंफर्म कैसे करेंगे, बाय एक्सरे, AP व्यू एंड लेटरल या एक्सिलरी व्यू, ये दोनों व्यू ले लेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि शोल्डर डिसलोकेशन है कि नहीं। तो ये शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है एंटीरियरली है क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी पीछे है। फिर रिडक्शन मैनेजमेंट देखते हैं, पहले हम रिडक्शन ऑफ द डिसलोकेटेड शोल्डर। तो मोस्ट कॉमन टेक्निक हुआ है मॉडिफाइड कॉकर्स टेक्निक। मॉडिफाइड कॉकर्स टेक्निक, न्यूमोनिक इज टीम, TEAM। नॉर्मल डिसलोकेटेड शोल्डर में एटीट्यूड क्या था, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, तो उसका ही हम रिवर्स करेंगे। टीम ट्रैक्शन, पहले हम ट्रैक्शन देंगे कि आर्म हम पहले खींचेंगे, ट्रैक्शन दिया, फिर एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे और एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे, उसके बाद एडक्शन करेंगे, एक्सटर्नल रोटेशन करने के बाद ये एडक्शन करेंगे हम, और उसके बाद मीडियल रोटेशन। तो क्लियर, ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, एडक्शन एंड इंटरनल या मीडियल रोटेशन। क्लियर, मॉडिफाइड कॉकर्स टेक्निक, टीम। अदर टेक्निक्स दे आर स्टिम्सन एंड हिपोक्रेटिक टेक्निक। स्टिम्सन में हम ऐसे ही वेट का सपोर्ट लेके आर्म को सिर्फ हैंग करेंगे और अपने आप ही शोल्डर रिडक्शन हो जाएगा। हिपोक्रेट मेथड में इस तरीके से पैर से हम ट्रैक्शन देंगे और फिर उसे खींचेंगे, लेकिन ये यूज़ नहीं होती हिपोक्रेटिक में। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हमने देख ली थी, अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड लेट कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में रोटेटर कफ टीयर, नर्व इंजरी, एक्सिलरी नर्व इंजरी, एक्सिलरी एंड सबक्लेवियन वेसल्स इंजरी एंड फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन। लेट कॉम्प्लिकेशन होती है ये सारी, इंपॉर्टेंट हम देखेंगे ये बैंकार्ट लीजन एंड हिल-सैक्स लीजन, बाकी ये सारी भी होती है। तो बैंकार्ट्स लीजन इट इज़ टीयर ऑफ द एंटीरो इन्फीरियर लेब्रम ऑफ ग्लिनोइड रिम। के एंटीरियर डिसलोकेशन हुआ है तो टीयर किसका होगा, टीयर ऑफ द एंटीरो इन्फीरियर लेब्रम ऑफ ग्लिनोइड रिम, इसे कहते हैं बैंकार्ट्स लीजन। बैंकार्ट्स लीजन occurs in the lower part of the labrum. It is the most common lesion associated with
shoulder dislocation, anterior shoulder dislocation, avulsion of the labrum from anterior-inferior glenoid rim. कि बैंकार्ट लीजन इसमें होता क्या है, जब भी एंटीरियर डिसलोकेशन होगा तब ये हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये ग्लिनोड लेब्रम उसको थोड़ा सा खींच के तोड़ देगा एंटीरियर डिसलोकेशन में, तो उसकी वजह से एज द ग्लिनोड लेब्रम इज एवल्स्ड इट चिप्स ऑफ स्मॉल पीस ऑफ बोन विद इट इज़ नोन एज बोनी बैंकार्ट लीजन. इट इज़ रेयर, लेकिन कॉमनली क्या होता है, लेब्रम जो होता है ये ग्लिनोड लेब्रम ये सिर्फ निकलता है, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द ग्लिनोड लेब्रम वो ही निकलता है, और कोई रेयर केसेस में ये थोड़ा सा बोन भी निकल सकता है, इसे कहते हैं बोनी बैंकार्ट लीजन. लेकिन नॉर्मल ये सिर्फ ग्लिनोड रिम जो होती है, लेब्रम होता है वही निकलता है, एंटीरो इन्फीरियर ग्लिनोइड लिम रिम. क्लियर. तो ये हो गया बैंकार्ट्स लीजन, ये सिर्फ ये लाइन याद रखनी बस. दूसरा है हिल सैक्स लीजन. सॉरी, ये बोनी बैंकार्ट लीजन, इसमें देख सकते हो ये एंटीरो इन्फीरियर पार्ट है, ये थोड़ा सा पार्ट वो चिप ऑफ हो गया है, निकल गया है, देख सकते हो इजीली. एंटीरो इन्फीरियर पार्ट जो होगा वो निकल गया होगा, फ्रैक्चर हुआ होगा वहाँ पर. अब हिल सैक्स लीजन क्या है, ड्यू टू रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन हेड ऑफ द ह्यूमरस जो होता है इट हिट्स द ग्लिनोइड रिपीटेडली, कि रिपीटेडली हेड ऑफ द ह्यूमरस वो ग्लिनोइड से टकराएगा, उसकी वजह से डिप्रेशन या इंडेंटेशन होगा या फ्लैटनिंग जो भी कहना हो ऑफ द पोस्टीरियर लैटरल हेड ऑफ द ह्यूमरस, इसे कहते हैं हिल सैक्स लीजन. ये हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये ग्लिनोइड कैविटी है, एंटीरियर डिसलोकेशन हुआ तो जो पोस्टीरियर लैटरल पार्ट है ऑफ द ह्यूमरस ये क्या करेगा, ग्लिनोइड कैविटी से बार बार टकराएगा, इस तरीके से बार बार टकराएगा, तो यहाँ पे इंडेंटेशन या फ्लैटनिंग या डिप्रेशन होगा ऑन द पोस्टीरियर लैटरल हेड ऑफ ह्यूमरस, पोस्टीरियर लैटरल पार्ट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस. क्लियर. तो यही है हिल सैक्स लीजन. ये कुछ वन लाइनर है. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन वो एक्सिलरी नर्व इंजरी, लेट इट इज रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन अगेन, नाउ एक्सिलरी नर्व, टाइप ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन एंटीरियर, मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन, तो ये सब कोराकोइड के एंटीरियर का भी जो टाइप्स थे प्री क्लिनोइड सब कोराकोइड, उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप इज सब कोराकोइड. वीकेस्ट पार्ट इंफीरियर, रेयरेस्ट टाइप ऑफ डिसलोकेशन वो भी इंफीरियर. इसके बाद पोस्टीरियर डिसलोकेशन. पोस्टीरियर डिसलोकेशन इट कॉज लैक ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर, एंड पूरा एंटीरियर का उल्टा. एंटीरियर में पेशेंट का एटीट्यूड कौन सा था, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन. इसमें पोस्टीरियर डिसलोकेशन में पेशेंट लैक एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर, मतलब इसमें पेशेंट का एटीट्यूड कैसा होगा, एडक्टेड एंड इंटरनल रोटेशन, एडक्टेड एंड इंटरनल रोटेशन. मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इंपॉर्टेंट है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक, सीजर्स या फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड. हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक या सीजर्स लिखा हो, एपिलेप्टिक पेशेंट हो, इसका मतलब पोस्टीरियर डिसलोकेशन. कि इलेक्ट्रिक शॉक, सीजर्स, एपिलेप्टिक पेशेंट मतलब पोस्टीरियर डिसलोकेशन. और ये एटीट्यूड याद रखना है, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन. इसमें एक्सरे में हमें लाइट बल्ब साइन दिखेगी ऑन एपी व्यू, ये एपी व्यू है, लाइट बल्ब साइन दिखेगी ऑन एक्सरे इन पोस्टीरियर डिसलोकेशन. क्लिनिकल फीचर्स, आर्म हेल्ड इन इंटरनल रोटेशन एंड इज लॉक्ड इन दैट पोजिशन. फिर शोल्डर कॉन्टूर इज नॉट लॉस्ट, कि एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या था, शोल्डर कॉन्टूर वॉज लॉस्ट, इसमें शोल्डर कॉन्टूर इज नॉट लॉस्ट. इसमें लीजन्स रिवर्स बैंकार्ट, एंड एंटीरियर में क्या था, एंटीरियो इन्फीरियर लेब्रम ऑफ ग्लिनोइड रिम वो टीयर हो रही थी, इसमें पोस्टीरियो इन्फीरियर, कि उसमें था एंटीरियो इन्फीरियर, इसमें पोस्टीरियो इन्फीरियर. रिवर्स हिल सैक्स लीजन, दोनों रिवर्स. उसमें क्या हो रहा था, पोस्टीरियो लैटरल पार्ट इंडेंटेशन, इसमें होता है एंटीरियो मीडियल. होपफुली क्लियर हो रहा होगा, सारा उल्टा ही है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. इसमें ट्रीटमेंट रिडक्शन बाय ADLRI, एडक्शन, लैटरल रोटेशन एंड इमोबिलाइजेशन, एडक्शन, लैटरल रोटेशन एंड इमोबिलाइजेशन, लैटरल या फिर एक्सटर्नल. उसके बाद लास्ट है इंफीरियर डिसलोकेशन. मैकेनिज्म ऑफ इंजरी हुआ है हाइपर एबडक्शन इंजरी, हाइपर एबडक्शन इंजरी. आर्म इज हेल्ड बाय द साइड ऑफ द हेड, ओके, आर्म इज हेल्ड बाय द साइड ऑफ द हेड. टेस्ट फॉर शोल्डर इन इंस्टेबिलिटी, तो उसके सिर्फ नाम याद रखना है, फल्क्रम टेस्ट, क्रैंक टेस्ट, एप्रीहेंशन टेस्ट. कि ये 3 टेस्ट है टू चेक फॉर एंटीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी. पोस्टीरियर के लिए जर्क टेस्ट, इंफीरियर के लिए सल्कस टेस्ट, बस. फिर सर्जरीज फॉर शोल्डर इंस्टेबिलिटी, तो पहला है पुटी प्लेट ऑपरेशन, पहला है पुटी प्लेट ऑपरेशन. इसमें डबल ब्रेस्टिंग करते हैं ऑफ कैप्सूल एंड सब कैप्सुलारिस टेंडन, ये सब कैप्सुलारिस एंड एंटीरियर कैप्सूल उनका डबल ब्रेस्टिंग करते हैं इन पुटी प्लेट ऑपरेशन. फिर है ब्रिस्टो लटारजेट ऑपरेशन, इसमें हम कोराकोइड प्रोसेस को कट करते हैं और उसके बाद शोल्डर जॉइंट को रीपोजिशन करते हैं उसके आगे, ब्रिस्टो लटारजेट ऑपरेशन. तीसरा है बैंकार्ट्स ऑपरेशन. ये पुटी प्लेट ऑपरेशन देख लिया हमने, ब्रिस्टो लटारजेट ऑपरेशन वो भी देख लिया, कोराकोइड उसको रिमूव कर देंगे और फिर शोल्डर को रीपोजिशन कर देंगे. लेकिन नाउअडेज आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ट्स एंड हिल सैक्स सर्जरीज दे आर प्रिफर्ड.
तो बस ये नाम याद रखना है, ये पुट्टी प्लेट उसका मेथड याद रखनी है, इन दोनों की मेथड याद रखनी है और ये दो नाम याद रखना है बस। तो ये था शोल्डर डिस्लोकेशन। उसके बाद अपर लिम्ब ट्रॉमा ऑफ आर्म एंड एल्बो। पहला है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन इन पोस्ट मेनोपॉजल एंड ऑस्टियोपोरोटिक फीमेल। मैकेनिज्म इज फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, कि फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अब साइट कौन सी होती है फ्रैक्चर की, तो वो होती है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ये ह्यूमरस में दो नेक होती है, एनाटॉमिकल एंड सर्जिकल नेक। तो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस वो मोस्ट कॉमन साइट होती है फ्रैक्चर की। इसमें क्लासिफिकेशन है नियर क्लासिफिकेशन या नीर क्लासिफिकेशन। इसमें 4 टाइप्स हैं। टाइप 1 जो है वो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, मतलब कोई भी फ्रैगमेंट सेपरेट नहीं हुआ है। और ये नीर क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट्स गेटिंग डिस्प्लेस्ड। मतलब प्रॉक्सिमल ह्यूमरस जो होता है उसमें 4 पार्ट आता है, ग्रेटर ट्यूबरसिटी, लेसर ट्यूबरसिटी, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। तो इसके ऊपर से ये नीर क्लासिफिकेशन। टाइप 1 में अनडिस्प्लेस, मतलब कोई भी फ्रैगमेंट जो है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ है। टाइप 2 में 2 पार्ट्स, एक फ्रैगमेंट डिस्प्लेस हो गया तो 2 पार्ट्स हो गए हैं फ्रैक्चर के, मतलब बोन के। टाइप 3 में 3 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स सेपरेट हुए। टाइप 4 में 4 पार्ट्स हो गए, मतलब ये 3 पार्ट्स सेपरेट हो गए। होपफुली क्लियर हो गया होगा। टाइप 1 में अनडिस्प्लेस्ड, टाइप 2 में 2 पार्ट्स, 3 में 3 पार्ट्स एंड 4 में 4 पार्ट्स। 4 इट हैज़ वर्स्ट प्रोग्नोसिस। ये 4 नाम याद रखने हैं प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के पार्ट्स। इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर जॉइंट, स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर जॉइंट। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड तो वो है एक्सिलरी नर्व। ट्रीटमेंट अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर की होती है कंजर्वेटिव, आर्म पाउच या आर्म स्लिंग। अनस्टेबल फ्रैक्चर उसकी होती है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन और क्लियर। तो ये था प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर। उसकी मैकेनिज्म याद रखनी है, ये नीर क्लासिफिकेशन, ये पार्ट्स ऑफ प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, ये सारे टाइप्स, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, नर्व इंजर्ड एंड ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्प्लेस्ड एंड अनस्टेबल फ्रैक्चर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो बिटवीन द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से लेकर सुप्राकोंडाइलर रीजन, वहाँ से होता है पूरा शाफ्ट। सर्जिकल नेक से लेकर सुप्राकोंडाइलर रीजन, ये पूरा होता है शाफ्ट। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट वो होती है जंक्शन ऑफ अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। जंक्शन ऑफ अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 इसे कहते हैं हॉल्स्टन या हॉल्स्टीन लुइस फ्रैक्चर। हॉल्स्टीन लुइस फ्रैक्चर होता है इन द डिस्टल 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के हॉल्स्टीन लुइस फ्रैक्चर। यहाँ पे मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी जो होती है वो होती है ये रेडियल नर्व इंजरी। प्रॉक्सिमा में एक्सिलरी नर्व, यहाँ पे है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व इंजरी होगी और अब इस पॉइंट में रेडियल नर्व इंजरी में रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा क्योंकि ये ECRL से प्रॉक्सिमल इंजर हुई है, इसलिए रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये बात याद रखनी है। रेडियल नर्व इंजरी होगी, रिस्ट ड्रॉप, सेंसरी लॉस, थंब ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। रिस्ट ड्रॉप के लिए यूज़ करेंगे हम कॉकअप स्प्लिंट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेडियल नर्व इंजरी तो वो है ये हॉल्स्टीन लुइस फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी तो वो होती है न्यूरोप्रेक्सिया, कि रेडियल नर्व इंजरी तो होती है लेकिन वो न्यूरोप्रेक्सिया होती है जिसमें रिवर्सिबल कंडक्शन ब्लॉक होता है। मैनेजमेंट फ्रैक्चर विथ नो रेडियल नर्व पाल्सी, फ्रैक्चर विद नो रेडियल नर्व पाल्सी उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बाय यू स्लैब, ये यू स्लैब है और ये हैंगिंग कास्ट, यू स्लैब या फिर हैंगिंग कास्ट, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। एंड में डेफिनेटिव मैनेजमेंट वो है ऑरिफ। फिर फ्रैक्चर विथ रेडियल नर्व पाल्सी उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो इंजरी जो होगी वो न्यूरोप्रेक्सिया होगी, वो रिकवर हो जाएगी इन 3 मंथ्स। अगर रिकवरी नहीं हो रही है देन नर्व कंडक्शन स्टडी करेंगे, उसमें अगर रिकवरी प्रेजेंट है देन वेट एंड वॉच, अगर रिकवरी नहीं है देन सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। ओपन फ्रैक्चर है उसमें ऑरिफ विथ एक्सप्लोरेशन ऑफ नर्व। तो एल्गोरिथम इसका क्या है, पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये कास्ट यू स्लैब या फिर हैंगिंग कास्ट, वो अगर फेल हुआ देन ऑरिफ और ऑरिफ प्लस नर्व एक्सप्लोरेशन। नर्व एक्सप्लोरेशन तब करेंगे जब ये एट्रोजेनिक नर्व इंजरी हो, ओपन फ्रैक्चर हो विथ नर्व इंजरी, या फिर नर्व इंजरी नॉट रिकवरी, कि जब हम रिडक्शन कर रहे होते हैं तभी अगर नर्व इंजरी हुई तो भी हम नर्व एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो ये उसका एल्गोरिथम है मैनेजमेंट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर। उसके बाद फ्रैक्चर अराउंड दी एल्बो, तो इसमें 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप याद रखना है। पहला पॉइंट है मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड टिप ऑफ द ओलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्मा। मीडियल, लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड टिप ऑफ ओलिक्रेनॉन, तो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, 3 पॉइंट बोनी रिलेशनशिप इसे कहते हैं। सो अगर एल्बो में कोई भी फ्रैक्चर होगा तो उसमें ये 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दिस बोनी रिलेशनशिप इज डिस्टर्ब्ड इन ओलिक्रेनॉन फ्रैक्चर, मीडियल कॉन्डाइलर, लेटरल कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, एल्बो डिस्लोकेशन, इन सब में ये बोनी रिलेशनशिप जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर जो होता है, कि फ्रैक्चर होता है सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस, यहाँ पे ये बोनी रिलेशनशिप वो मेंटेन रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि ये ऊपर की साइड हो रही है, सुप्राकोंडाइलर रीजन में हो रही है ह्यूमरस के। क्लियर। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, के फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पे फ्रैक्चर है, तो इसमें बोनी रिलेशनशिप वो डिस्टर्ब होगी। दूसरा फाइशियल इंजरी प्रेजेंट होती है और ये एक इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, कि इट इज़ अ इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। और ये टाइप 4 शोल्डर हैरिस फ्रैक्चर है, टाइप 4 शोल्डर हैरिस फ्रैक्चर। इसका मतलब इसमें ग्रोथ प्लेट जो होती है, लेटरल एपिकॉन्डल की ग्रोथ प्लेट वो भी इंजर्ड होती है। तो ये लेटरल एपिकॉन्डल वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन मीडियल एपिकॉन्डल जो होता है वो इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो इसकी वजह से क्या होगा,
इस तरह की वेलगस डिफॉर्मिटी होगी। लेटरल एपिकॉन्डल ग्रो नहीं करेगा, मीडियल एपिकॉन्डल वो ग्रो करेगा, तो आर्म जो है वो बाहर की तरफ डिविएट हो जाएगा, तो क्यूबाइटस वेलगस होगा पेशेंट को। क्लियर। तो डिफॉर्मिटी जो होती है वो क्यूबाइटस वेलगस, लेटरल डिविएशन ऑफ द फोरआर्म, जो कैरिंग एंगल होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्यूबाइटस वेलगस। दूसरा टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी, इसकी वजह से अल्नर नर्व जो है उसकी पाल्सी होगी। टार्डी मतलब टायर्ड अल्नर नर्व, तो ये टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी एंड क्यूबाइटस वेलगस, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो होती है एल्बो स्टिफनेस, एल्बो स्टिफनेस। दूसरी है नॉन यूनियन, कि नॉन यूनियन इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, इसकी वजह से हम कोई भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इसमें नहीं कर सकते, तो इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी। फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी मतलब देयर इज नो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, तो ये लिस्ट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी। तो पहला ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, एनी इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर दे आर फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी। फिर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर, गलेजी, मोंटेगिया एंड लेटरल एपिकॉन्डल फ्रैक्चर, तो ये सारे फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी है। इसमें हम ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन करेंगे कंपलसरी। तो ये क्लियर हो गया लेटरल एपिकॉन्डल। ये डिफॉर्मिटी याद रखनी है, टाइप 4 शोल्डर हैरिस फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है, एल्बो स्टिफनेस एंड नॉन यूनियन, और ये फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी याद रखनी है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर फॉलोइंग अ फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर फॉलोइंग फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। इट इज़ अ टाइप 1 या टाइप 2 शोल्डर हैरिस फ्रैक्चर। इट इज़ एन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, बोनी रिलेशनशिप इज मेंटेन। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, एल्बो जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाता है, कि एल्बो बिकम्स हाइपर एक्सटेंडेड लीडिंग टू फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस अबव द कॉन्डाई। अब इसमें 2 टाइप है, एक्सटेंशन टाइप एंड फ्लेक्शन टाइप। एक्सटेंशन टाइप वो मोस्ट कॉमन होता है, फ्लेक्शन टाइप वो रेयरली होता है, एक्सटेंशन टाइप मोस्ट कॉमन होता है। इसमें होता क्या है, जो डिस्टल फ्रेगमेंट होता है वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है। ये इमेज में देख सकते हो एक्सरे में, जो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है एक्सटेंशन में। फ्लेक्शन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, जो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है। क्लियर। एक्सटेंडेड में पीछे की तरफ जाता है, फ्लेक्शन में आगे की तरफ आता है डिस्टल फ्रेगमेंट। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन है गार्टलैंड क्लासिफिकेशन। इसमें 3 टाइप है। टाइप 1 इज अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ये टाइप 1 इज अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर डायग्नोस्ड बाय एक्सरे। यहाँ पे फैट पैड साइन दिखेगी हमें, फैट पैड साइन ड्यू टू हीमेटोमा फॉर्मेशन, कि इसमें कोई भी फ्रेगमेंट नहीं दिखेंगे हमें, सिर्फ फैट पैड साइन, मतलब हीमेटोमा फॉर्मेशन की वजह से ये फैट पैड साइन दिखेगी। सेकंड इज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसमें होता क्या है, एंगुलेटेड फ्रैक्चर होता है, जो एंटीरियर कॉर्टेक्स होता है वो डिस्टर्ब होगा या वो ब्रेक हो गया होगा, लेकिन पोस्टीरियर कॉर्टेक्स जो है वो अभी भी इंटैक्ट होगा, कि एंगुलेटेड फ्रैक्चर विथ पोस्टीरियर कॉर्टेक्स स्टिल इन कंटिन्यूटी, तो ये इनकम्प्लीट। टाइप 3 इट इज़ कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड, ये कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड, ये फ्लेक्शन या एक्सटेंशन टाइप हो सकता है। एक्सटेंशन टाइप मोस्ट कॉमन, डिस्टल फ्रेगमेंट वो पोस्टीरियरली मूव करता है। क्लियर। तो ये गार्टलैंड क्लासिफिकेशन। फिर ट्रीटमेंट, टाइप 1 में होगी इमोबिलाइजेशन कास्ट, टाइप 2 में होगी क्लोज्ड रिडक्शन प्लस पिनिंग, एंड टाइप 3 में होगी क्लोज रिडक्शन, अगर वो फेल हुआ देन ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। फिर डिस्प्लेसमेंट इन सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, तो ये याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट पहली है प्रॉक्सिमल माइग्रेशन या प्रॉक्सिमल शिफ्ट, के प्रॉक्सिमल माइग्रेशन, फिर मीडियल टिल्ट एंड मीडियल शिफ्ट, मीडियल टिल्ट एंड मीडियल शिफ्ट, इंटरनल रोटेशन एंड पोस्टीरियर टिल्ट एंड पोस्टीरियर शिफ्ट। ओके, पहला है प्रॉक्सिमल माइग्रेशन, मीडियल टिल्ट एंड मीडियल शिफ्ट, इंटरनल रोटेशन एंड पोस्टीरियर टिल्ट एंड पोस्टीरियर शिफ्ट। इसमें जो मीडियल टिल्ट होती है इट इज़ असेस्ड बाय बोमेन्स एंगल। बोमेन्स एंगल ये हमारा शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है इससे पैरेलल, और ये लेटरल एपिकॉन्डाइल से इस ये वाले एरिया में एक लाइन पास होती है, ये होता है बोमेन्स एंगल। बोमेन्स एंगल कैरिंग एंगल का ऑपोजिट होता है, कि बोमेन्स एंगल ये डिमांड करता है मीडियल टिल्ट एंड मीडियल शिफ्ट। तो आर्म जो होता है वो हमारा मीडियली डिस्प्लेस होगा, तो जो बोमेन एंगल होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये वाला इमेज देखो, यहाँ पे सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस है और ये वाला लेटरल एपिकॉन्डाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पे हमने क्या देखा था, वेलगस हो रहा था, तो कैरिंग एंगल वो इंक्रीज हो रहा था। कैरिंग एंगल और बोमेन्स एंगल ऑपोजिट है, तो यहाँ पे कैरिंग एंगल इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे बोमेन्स एंगल वो डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरिंग एंगल कम हो रहा है और बोमेन्स एंगल वो इंक्रीज हो रहा है, तो वेरस डिफॉर्मिटी। तो सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर में हमें वेरस डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। मीडियल शिफ्ट हुआ, मीडियल टिल्ट हुआ, इस वजह से वेरस डिफॉर्मिटी। यहाँ पे बोमेन्स एंगल ये होता है बोमेन्स एंगल, और ये होता है कैरिंग एंगल। क्लियर। तो बोमेन्स एंगल इंक्रीज होगा, कैरिंग एंगल डिक्रीज होगा। यहाँ पे कैरिंग एंगल जो है वो इंक्रीज होगा, तो कैरिंग एंगल इंक्रीज होगा, बोमेन्स एंगल डिक्रीज होगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इन शॉर्ट लेटरल में वेलगस और ये सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर में वेरस डिफॉर्मिटी, तो जितना है पर इंटरनल रोटेशन, इसमें हमें एक्सरे में एक साइन दिखेगी जिसे कहता है फिश टेल साइन, कि जो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट होता है इट विल अपीयर लाइक अ फिश टेल, इस तरीके का उसका अपीयरेंस होगा, तो इसे कहता है फिश टेल साइन। फिर पोस्टीरियर टिल्ट एंड पोस्टीरियर शिफ्ट, तो ये डिस्प्लेसमेंट याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बोमेन्स एंगल एंड फिश टेल साइन, और यहाँ पे एक फैट पैड साइन। क्लियर। एक्सरे में हमें ये सारी फाइंडिंग्स दिखी एपी में और लेटर बी में। उसके बाद मोस्ट कॉमन इंजर्ड नर्व, तो वो होती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, कि मोस्ट कॉमन इंजर्ड नर्व इट इज़ एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, फिर मीडियन नर्व, रेडियल एंड अल्नर, बट याद रखना है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। मोस्ट कॉमन आर्टरी इंजर्ड, तो वो है ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। ये इंजरी होती है ड्यू टू प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट, क्योंकि प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट बोनी होता है, शार्प होता है, इसलिए ये इंजरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी एंड एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व।
प्रेजेंटेशन, अब अर्ली प्रेजेंटेशन होगी पोस्टीरियर प्रोमिनेंस ऑफ डिपो फॉलिकुलर पेन स्वेलिंग अराउंड द एल्बो। लेट प्रेजेंटेशन में ग्रॉस स्वेलिंग होगी, डायग्नोसिस डिफिकल्ट होगा, साइंस ऑफ इस्कीमिया प्रेजेंट होगा, जो 6 पीस थे पल्स पेलर पल्सलेसनेस वो सब प्रेजेंट होंगे, रेडियल पल्स एब्सेंट होगी, एब्सेंट हो सकती है, नर्व इंजरी हो सकती है लीडिंग टू रिस्ट स्ट्रोक। ट्रीटमेंट इज रिडक्शन ऑफ द फ्रैक्चर। टाइप 1 इसमें देखा था कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विद प्लास्टर ऑफ पेरिस, टाइप 2 में क्लोज रिडक्शन विद पीओपी और के वायर, टाइप 3 में और इफ विथ के वायर। कि टाइप 1 में कंजर्वेटिव विद पीओपी, टाइप 2 में क्लोज रिडक्शन विद पीओपी और के वायर, टाइप 3 में और इफ विथ के वायर। एंड वुमेन्स एंगल इट हेल्प्स टू असेस द रिडक्शन इंट्राऑपरेटिवली। ये क्लोज रिडक्शन का मनूवर है, ये आप देख सकते हो पॉसिबल। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्ली कॉम्प्लिकेशन ब्रेकियल आर्टरी इंजरी, वॉकमैन इस्कीमिया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्चर एंड नर्व इंजरी। तो ये एंटीरियर इंट्रोसस नर्व इंजरी, तो ये अर्ली कॉम्प्लिकेशंस है कि आर्टरी एंड नर्व इंजरी, ये सारी आर्टरियल कॉम्प्लिकेशन और ये नर्व कॉम्प्लिकेशन। फिर लेट कॉम्प्लिकेशन में माल यूनियन, क्यूबाइटस वेरस डिफॉर्मिटी, के सुप्राकॉन्डल में वेरस डिफॉर्मिटी दिखती है, इसका दूसरा नाम है गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। तो ये माल यूनियन, दूसरा है मायोसिटिस ऑसिफिकेंस। तो ये इनके बारे में हम देखते हैं पहले। तो ब्रेकियल आर्टरी इंजरी हुई, इसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिया होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग ऑफ द मसल इनसाइड द फेशियल कंपार्टमेंट, जो इंट्राफेशियल मसल्स होते हैं उनका स्वेलिंग होगी, और वो मसल की स्वेलिंग की वजह से जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होता है वेन्स आर्टरी वो सब कंप्रेस हो गए, तो इसकी वजह से फर्दर इस्कीमिया होगा। तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी और अल्टीमेटली इस्कीमिया की वजह से मसल नेक्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस एंड कॉन्ट्रैक्चर ऑफ मसल। कि मसल नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस एंड कॉन्ट्रैक्चर ऑफ मसल, इसे कहते हैं वॉकमैन इस्कीमिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वॉकमैन इस्कीमिया इन चिल्ड्रन इज सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, अदर कॉजेज बर्न्स, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड टाइट पीओपी। फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम इन चिल्ड्रन इट इज सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम इन ओवरऑल इट इज फ्रैक्चर ऑफ टिबियल डायफिसिस। यहाँ पे जो फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स होता है वो अफेक्ट होता है, और अर्लीस्ट मसल टू बी इन्वॉल्व इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जिस द लार्जेस्ट फ्लेक्सर मसल। तो ये वॉकमैन इस्कीमिया उसमें फीचर्स क्या होंगे, तो जो 6 पीस थे वो होंगे, प्लस मेन इज पेन ऑन पैसिव स्क्रैचिंग। पेन ऑन पैसिव स्क्रैचिंग ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम में देखने को मिलेगा हमें, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में ये पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच देखने को मिलेगा। फिर पेलर पैरालिसिस, पल्सलेसनेस, पफिनेस या स्वेलिंग, पल्सलेसनेस इज लेट साइन। तो ये क्लिनिकल फीचर्स है ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हम इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर मेजर करेंगे बाय मैनोमीटर, नॉर्मली वो होता है लेस देन 10 mmHg, लेकिन यहाँ पे वो हो जाएगा मोर देन 30 mmHg। मोर देन 30 mmHg हुआ देन इट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ट्रीटमेंट इज फेशियोटोमी, जहाँ पे हम स्किन सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया वो इंसाइज करते हैं ताकि जो भी बल्ज है स्वेलिंग वो सब रिलीज हो सके। तो ये था कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसमें ये एक साइकिल याद रखनी है, स्टार्ट कहाँ से होगी, इस्कीमिया से, ब्रेकियल आर्टरी इंजरी, और फिर ये पूरा इस्कीमिया रिपीट होगा, मसल नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस एंड कॉन्ट्रैक्चर। इसके बाद वॉकमैन्स इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। अब ये इस्कीमिया अगर परसिस्ट रहा तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चर होगा। जो इस्केमिक मसल्स होते हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्राइंग ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स इनटू फ्लेक्शन। जो रिस्ट एंड फिंगर्स होती है वो फ्लेक्शन में चली जाएगी, उसे कहते हैं वॉकमैन्स इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। इस्कीमिया, फाइब्रोसिस ऑफ फोरआर्म मसल, फ्लेक्शन, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, सेंसरी लॉस एंड मोटर पैरालिसिस इन द फोरहैंड एंड हैंड। और एक वॉकमैन साइन देखने को मिलेगी। तो मतलब क्या है, जब भी हमारी रिस्ट एक्सटेंडेड होगी तब जो मेटाकार्पोफेरेंजियल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो फ्लेक्स्ड होंगे, कि एक्सटेंडेड रिस्ट और फ्लेक्स्ड इंटरफेरेंजियल जॉइंट। लेकिन अगर जैसे ही रिस्ट फ्लेक्स करेंगे तब ये जॉइंट जो है वो हम फ्लेक्स कर पाएंगे, जैसे ही रिस्ट एक्सटेंड हुई ये वैसे ही अपने आप फ्लेक्स हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं वॉकमैन साइन। तो ये दिखेगी इन वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। प्लस नर्व इंजरी भी होगी तो सेंसरी लॉस एंड मोटर पैरालिसिस। ट्रीटमेंट माइल्ड कॉन्ट्रैक्चर में पैसिव स्ट्रेचिंग यूजिंग टर्न बकल स्प्लिंट, कि ये है टर्न बकल स्प्लिंट, ये पैसिव स्ट्रेचिंग करेगा, इसे कहते हैं वॉकमैन स्प्लिंट। तो ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्चर में यूज़ होता है। मॉडरेट में मसल स्लाइडिंग या फिर मैक्स पेज ऑपरेशन, इसे नाम याद रखना है, मैक्स पेज ऑपरेशन। सीवियर में बोन शॉर्टनिंग, जो बोन होता है कार्पल बोन उसे हम थोड़ा सा कट कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट है माइल्ड के लिए, ये पैसिव स्ट्रेचिंग यूजिंग टर्न बकल स्प्लिंट या वॉकमैन स्प्लिंट। मॉडरेट में मैक्स पेज ऑपरेशन एंड सीवियर में बोन शॉर्टनिंग। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वॉकमैन इस्कीमिया इन चिल्ड्रन मैंने पहले बताया था, सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर, अदर कॉजेज बर्न्स, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड टाइट पीओपी। तो अगर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है विदाउट पल्स तो उसमें पहले क्या करेंगे, इमरजेंसी क्लोज रिडक्शन एंड पिन स्टेबिलाइजेशन। कि अगर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ विदाउट पल्स तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा इमरजेंसी क्लोज रिडक्शन एंड पिन स्टेबिलाइजेशन। अगर पल्स पाल्पेबल हुई देन रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, अगर नहीं हुई देन रेडियल आर्टरी डॉपलर, और उसके बाद भी नहीं हुई देन आर्टीरियल एक्सप्लोरेशन। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन वो माल यूनियन या क्यूबाइटस वेरस डिफॉर्मिटी। मैंने बताया था सुप्राकॉन्डाइलर में डिफॉर्मिटी वो वेरस होती है, क्यूबाइटस वेरस डिफॉर्मिटी या फिर गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। अब अगर ये फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे हमने अगर मसाज किया तो क्या होगा, जो हिमेटोमा होगा, फ्रैक्चर हिमेटोमा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा और वो फिर मसल में चला जाएगा, और मसल में फिर जो बोन हीलिंग की प्रोसेस होती है, इन्फ्लेमेशन, कैलस फॉर्मेशन, कंसोलिडेशन, तो वो बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस वो मसल में होगी। देयर विल बी बोन फॉर्मेशन इन मसल, इसे कहते हैं मायोसिटिस ऑसिफिकेंस। कि मायोसिटिस ऑसिफिकेंस मतलब बोन फॉर्मेशन इन मसल।
मोस्ट कॉमन रीज़न क्या होता है? मसाज ऑफ द फ्रैक्चर। मसाज ऑफ द फ्रैक्चर की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। बोन फॉर्मेशन इन मसल, मायोसिटिस ऑसिफिकम्स। मोस्ट कॉमन मसल इन्वॉल्व इज ब्रेकियालिस, जॉइंट इन्वॉल्व इज एल्बो, फिर हिप। इसमें रेस्ट्रिक्टेड एल्बो मूवमेंट होगी, फिर फिक्स्ड हो जाएगा, मसल एकदम स्टिफ हो जाएगा। ट्रीटमेंट एक्टिव फेज के लिए एनसेड्स, ओनली एनसेड्स लाइक इंडोमेथासिन। लेटेंट फेज के लिए एक्टिव फिजियोथेरेपी। और लास्ट में है एक्सिजन ऑफ द मास सर्जिकली। सो अगर पेशेंट की कंप्लेन हो पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच तो हो सकता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच कंपार्टमेंट सिंड्रोम। हिस्ट्री ऑफ मसाज तो मायोसिटिस ऑसिफिकेंस, फीमर फ्रैक्चर प्लस ब्रीथिंग डिफिकल्टी देन फैट एम्बोलिज्म। क्लियर। फिर एल्बो डिसलोकेशन तो मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन इन चिल्ड्रन। इसमें अल्नो ह्यूमरल जॉइंट इज डिसलोकेटेड, कि जो अल्ना होता है और ह्यूमरस इन दोनों का बीच में जॉइंट होता है वो डिस्प्लेस होता है। अल्नो ह्यूमरल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट डिसलोकेशन। एटीट्यूड वो होता है फ्लेक्शन एट द एल्बो, कि फ्लेक्स्ड एल्बो हो जाएगा। एक्सरे में कोरोनाइड प्रोसेस जो है वो बिहाइंड द ह्यूमरस होगा, कि कोरोनाइड प्रोसेस इट विल बी बिहाइंड द ह्यूमरस। और यहाँ पे जो ट्राइसेप्स होता है, कोरोनाइड प्रोसेस यहाँ पे ट्राइसेप अटैच होता है, तो ट्राइसेप जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, इसे कहते हैं बो स्ट्रिंग साइन। ट्राइसेप्स बिकम प्रोमिनेंट लाइक बो स्ट्रिंग। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड यहाँ पे होगी अल्नर नर्व। इसमें टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो, हॉचकिस ट्रायड, पोस्टीरियर एल्बो डिसलोकेशन, कोरोनाइड फ्रैक्चर एंड रेडियल हेड फ्रैक्चर। कि पोस्टीरियर एल्बो डिसलोकेशन, कोरोनाइड फ्रैक्चर एंड रेडियल हेड फ्रैक्चर। फिर लास्ट है पुल्ड एल्बो या फिर नर्स मेड एल्बो। अब जो रेडियल हेड होता है इट इज़ विद इन द एन्युलर लिगामेंट, कि यहाँ पे रेडियल हेड और ये ह्यूमरस, ये एन्युलर लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रेडियल हेड होता है। जब भी हम चिल्ड्रन को कैरी करेंगे, जो एल्बो एक्सटेंड करके एक्सियल ट्रैक्शन होगा ऑफ एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड एल्बो, जो पेरेंट्स लिफ्ट करते हैं चिल्ड्रन को बाय पुलिंग द एल्बो, तो उसकी वजह से ये एक्सियल ट्रैक्शन होगा लीडिंग टू डिस्टल सबलोकेशन ऑफ रेडियल हेड आउट ऑफ द एन्युलर लिगामेंट। एन्युलर लिगामेंट से बाहर आ जाएगा रेडियल हेड, लीडिंग टू सबलक्सेशन ऑफ रेडियल हेड। एटीट्यूड इसमें होगा एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन, एक्सरे इज नॉर्मल, रिडक्शन बाय फ्लेक्शन एंड फोर्सफुल सुपरनेशन, यूजुअली इट इज सेल्फ लिमिटिंग। उसके बाद हम देखेंगे अपर लिम्ब ट्रॉमा, फोरआर्म, रिस्ट एंड हैंड। इसमें पहला फैक्टर है फ्रैक्चर है मोंटेगिया फ्रैक्चर। मोंटेगिया फ्रैक्चर मतलब अपर 1/3 अल्ना फ्रैक्चर, ये अल्ना है, अपर 1/3 अल्ना फ्रैक्चर प्लस रेडियल हेड डिसलोकेशन, रेडियल हेड डिसलोकेशन। कि मोंटेगिया फ्रैक्चर अपर 1/3 अल्ना फ्रैक्चर प्लस रेडियल हेड डिसलोकेशन। इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी, मतलब इट रिक्वायर्स सर्जरी, नो रोल ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट इज ऑरिफ ऑफ द अल्ना। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मोंटेगिया फ्रैक्चर इट इज़ बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड। इसमें टोटल 4 टाइप आते हैं, उसमें से हर एक में अल्नर फ्रैक्चर तो होगा ही, अपर 1/3 अल्नर फ्रैक्चर होगा ही, प्लस टाइप 1 में एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड, टाइप 2 में पोस्टीरियर डिसलोकेशन, टाइप 3 में लेटरल डिसलोकेशन एंड टाइप 4 में फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड। कि यहाँ पे फिर से एक बार इमेज में टाइप 1 में इन सब में अल्नर का फ्रैक्चर तो है ही, प्लस साथ में डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड है। टाइप 1 में एंटीरियर डिसलोकेशन है, टाइप 2 में पोस्टीरियर डिसलोकेशन, टाइप 3 में लेटरल डिसलोकेशन एंड टाइप 4 में डिसलोकेशन भी है और रेडियस का फ्रैक्चर भी है। तो दोनों फ्रैक्चर है, अल्नर एंड रेडियस दोनों का फ्रैक्चर है। क्लियर। अल्नर फ्रैक्चर इज प्रेजेंट इन ऑल द टाइप्स। अब कॉम्प्लिकेशन इसमें तो मोंटेगिया फ्रैक्चर से कॉम्प्लिकेशन होती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इंजरी, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इंजरी। अब ये जो PIN नर्व है इट इज़ अ मोटर नर्व, जिसमें कोई भी सेंसरी लॉस नहीं होगा, फिंगर ड्रॉप थंब ड्रॉप वो होगा, देयर इज नो सेंसरी लॉस। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इंजरी इन द मोंटेगिया फ्रैक्चर। मोंटेगिया फ्रैक्चर के बाद है गलेजी फ्रैक्चर, गलेजी फ्रैक्चर या फिर रिवर्स मोंटेगिया और पिडमॉन्ट फ्रैक्चर, गलेजी या फिर रिवर्स मोंटेगिया याद रखो। जब इसमें क्या होता है लोअर 1/3 ऑफ रेडियस फ्रैक्चर, कि उसका उल्टा लोअर 1/3 ऑफ रेडियस फ्रैक्चर प्लस डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन। कि ये इमेज में देख सकते हो, ये डिस्टल या लोअर 1/3 रेडियस फ्रैक्चर प्लस डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन, ये गलेजी फ्रैक्चर। इसमें जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है रेडियस एंड अल्ना के बीच में वो भी टियर होती है। इट इज़ ऑल्सो फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी, ट्रीटमेंट इज ऑरिफ ऑफ रेडियस। फिर उसके बाद है एसेक्स लोप्रेस्टी फ्रैक्चर। मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज एक्सियल फोर्स एक्टिंग ऑन द फोरआर्म। इसमें 3 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, 3 फ्रैक्चर होता है। पहला होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ द रेडियल हेड, कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ द रेडियल हेड, फिर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन टियर और फिर डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन। ये 3 फ्रैक्चर, 3 कंपोनेंट, कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ द रेडियल हेड, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन टियर, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन। ये होता है इन एसेक्स लोप्रेस्टी। ट्रीटमेंट इज ऑरिफ एंड रेडियल हेड एक्सिजन फॉर दिस कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन, क्योंकि लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी होगी इसलिए। क्लियर। फिर नाइट स्टिक फ्रैक्चर, इट इज आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्ना। जब भी डिफेंस करते हैं हाथ से तो हाथ आगे ला देते हैं, तो उससे होता है आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, से कहते हैं नाइट स्टिक फ्रैक्चर। इट इज मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, ट्रीटमेंट इज ऑरिफ विद ब्लीडिंग। उसके बाद देखते हैं फ्रैक्चर्स ऑफ रिस्ट। इसमें डिस्टल एंड ऑफ रेडियस फ्रैक्चर होता है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस फ्रैक्चर। इसमें 4 टाइप होता है, कोलिस फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, बार्टन फ्रैक्चर एंड शॉफर्स फ्रैक्चर। उसमें से कोलिस एंड स्मिथ जो है दे आर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, बार्टन जो है इट इज इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। पहले देखते हैं कोलिस फ्रैक्चर। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर। इट इज मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन पीपल ऑफ 40 years ऑफ एज। इट इज़ एन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। इसमें डिस्टल फ्रैगमेंट जो है इट इज डिस्प्लेस्ड डोर्सली, मतलब ये हमारा आगे वाला पार्ट जो होता है वो डोर्सल सेगमेंट, डोर्सल पार्ट, और ये वाला वेंट्रल पार्ट। तो कोलिस फ्रैक्चर में जो डिस्टल फ्रैगमेंट होता है वो डोर्सली प्लेस्ड हो जाता है, तो हमारा हाथ जो है वो इस तरीके से हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है।
इसे कहते हैं डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। ओके, ये डोर्सल एंड है और ये वेंट्रल एंड है। कोलिस फ्रैक्चर में डिस्टल फ्रैगमेंट जो है वो डोर्सली प्लेस हो जाता है, डोर्सली डिस्प्लेस। मैकेनिज्म इज फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, एक्सटेंडेड रिस्ट जो होती है वो एक्सटेंडेड होती है, उसमें होता है ये कोलिस फ्रैक्चर। और ये होता है एट द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एट द कॉर्टिको कैनकेलस जंक्शन। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, एल्डरली पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में दिखता है। मैकेनिज्म इज फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, रिस्ट इन एक्सटेंशन। दूसरा जो स्मिथ फ्रैक्चर है उसमें रिस्ट होती है इन फ्लेक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो डोर्सल टिल्ट या डोर्सल शिफ्ट, लेटरल टिल्ट लेटरल शिफ्ट, इंपैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट एंड सुपाइनेशन। तो डिस्प्लेसमेंट याद रखनी है, डोर्सल टिल्ट या शिफ्ट, लेटरल टिल्ट या शिफ्ट, इंपैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स एंड सुपाइनेशन। और डिफॉर्मिटी उसका नाम है वो डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। एक्सरे में हम एपी व्यू में हमें डोर्सल या वेंट्रल प्लेसमेंट दिखेगा ये डिस्टल फ्रैगमेंट का, लेटरल व्यू में हमें अल्नार मीडियल का लेटरल लिविएशन दिखेगा। ये कॉर्टिको कैनकेलस जंक्शन वहाँ पे फ्रैक्चर होता है। कि डायग्नोसिस एक्सरे से करेंगे और डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी दिखी। ट्रीटमेंट कोलिस कास्ट विच इज़ अ बिलो एल्बो कास्ट, ये कोलिस कास्ट विच इज़ अ बिलो एल्बो कास्ट। पोजीशन इसकी होगी प्रोनेशन, अल्नार डिविएशन एंड पामर फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, ये सब उल्टा, प्रोनेशन, अल्नार डिविएशन एंड पामर फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, पामर फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट। ऑल्सो नोन एज हैंड शेकिंग कास्ट, ये हैंड शेक वाली पोजीशन आती है, ऑल्सो नोन एज हैंड शेकिंग कास्ट। अगर ये फेल हुआ देन क्लोज डिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विद के वायर, और एंड में ऑरिफ विद प्लेट्स। क्लोज डिडक्शन उसकी टेक्निक जो है पहली होती है ट्रैक्शन करेंगे, देन पामर फ्लेक्शन, अल्नार डिविएशन एंड प्रोनेशन। जो कोलिस कास्ट की पोजीशन थी उसके जैसे ही रिडक्शन मनूवर ही है, ट्रैक्शन, पामा फ्लेक्शन, अल्नार डिविएशन एंड प्रोनेशन। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग इसमें डिस्प्लेसमेंट जो मोस्ट ओनली होती है वो डोर्सल टिल्ट होती है, डोर्सल डिस्प्लेस होता है फ्रैगमेंट, तो इसी वजह से हमें ये डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी दिखती है। कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन है स्टिफनेस ऑफ द फिंगर, सेकंड इज माल यूनियन, फिर ये सारे अदर कॉम्प्लिकेशन है ये देख सकते हो, लेकिन स्टिफनेस ऑफ फिंगर एंड माल यूनियन ये दो याद रखना है। तो ये था पूरा कोलिस फ्रैक्चर मैनेजमेंट, सब कुछ बता दिया। अगर अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर हुआ देन इमोबिलाइजेशन बाय बिलो एल्बो कास्ट जो कोलिस कास्ट था। अगर डिस्प्लेस फ्रैक्चर हुआ देन दिस रिडक्शन प्लस कोलिस कास्ट। उसके बाद है स्मिथ फ्रैक्चर, इट इज रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर। इसमें डिस्टल सेगमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस होता है वेंट्रली, उसमें हो रहा था डिस्टली, इसमें होता है सॉरी इसमें हो रहा था डोर्सली, इसमें हो रहा है वेंट्रली। तो इस तरीके की डिफॉर्मिटी उसकी जगह इस तरीके की डिफॉर्मिटी होगी, ये अंदर चला जाएगा, इसे कहते हैं गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी। फिर गार्डन ये अंदर की तरफ चला जाएगा, गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी। ये डोर्सल सेगमेंट डिस्टल फ्रैगमेंट जो है इट इज डिस्प्लेस्ड वेंट्रल, वेंट्रली डिस्प्लेस होगा। इट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, इसमें फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड होता है विथ हैंड, रिस्ट जो होती है वो फ्लेक्शन में होती है, कोलिस में वो एक्सटेंडेड थी, इसमें फ्लेक्शन में होती है। और ये यंग पीपल में ज़्यादा होता है, वो ओल्ड एज में होता था, ये यंग एज में होता है। ट्रीटमेंट इज अगेन पीओपी कास्ट अबव एल्बो, कि उसमें बिलो एल्बो था और इसमें अबव एल्बो, एंड में ऑरिफ विथ प्लेट्स। तो ठीक है, सारा रिवर्स है कोलिस फ्रैक्चर का। फिर बार्टन फ्रैक्चर, इट इज इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस रिम लीडिंग टू कार्पल सबलक्सेशन। अब ये जो हमारा रेडियस होता है फिर डिस्टल एंड ऑफ रेडियस वहाँ पे फ्रैक्चर होता है, तो इसकी वजह से जो कार्पल बोन अटैच होती है वो भी डिस्प्लेस हो जाती है, सबलक्सेशन होता है या डिस्लोकेशन होता है। तो बार्टन फ्रैक्चर इट इज इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर पहली बात। फिर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस लीडिंग टू कार्पल सबलक्सेशन, डोर्सल या वेंट्रल कुछ भी हो सकता है, ये बार्टन फ्रैक्चर। ट्रीटमेंट इज ऑरिफ विथ प्लेट्स। मैकेनिज्म इज फॉल ऑन एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड रिस्ट। ये डिस्लोकेशन ऑफ रेडियो कार्पल जॉइंट होता है, इसमें डिस्लोकेशन ऑफ रेडियो कार्पल जॉइंट, क्लियर, ये बार्टन फ्रैक्चर। लास्ट है शॉफर फ्रैक्चर, इट इज़ अ आइसोलेटेड रेडियल स्टाइलॉइड फ्रैक्चर, कि ये रेडियस है जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है रेडियस की, उसका फ्रैक्चर होता है आइसोलेटेड रेडियल स्टाइलॉइड फ्रैक्चर। इट इज ऑल्सो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, फिर दो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर देखे हमने और एंड पे दो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। ट्रीटमेंट इज ऑरिफ विथ प्लेट्स। तो ये सारे फ्रैक्चर देखिए, पॉलिस, स्मिथ, बार्टन एंड शॉफर्स। उसके बाद कार्पल बोन फ्रैक्चर्स। तो कार्पल बोन इसका निमोनिक है शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच, स्कैफोल्ड, लूनेट, ट्रेपेजोइड, सारे नाम है कार्पल बोन्स के। मोस्ट कॉमन कार्पल बोन फ्रैक्चर इट इज स्कैफोल्ड, कि यहाँ पे ये जो है स्कैफोल्ड, जो हमारा थंब होता है उसके साइड प्रेजेंट होता है ये स्कैफोल्ड। सो मोस्ट कॉमन कार्पल बोन फ्रैक्चर इज स्कैफोल्ड। अब ये स्कैफोल्ड जो होता है इसके तीन पार्ट होता है, एक तो डिस्टल, बीच वाले पार्ट को कहते हैं वेस्ट, और ये प्रॉक्सिमल वेस्ट एंड डिस्टल पार्ट। जो ब्लड सप्लाई होती है स्कैफोल्ड की वो डिस्टल टू वेंट्रल होती है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होती है। तो ये वाले पार्ट में ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है और इसमें सबसे कम होती है। तो ये वाले पार्ट जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, ए वास्कुलर नेक्रोसिस, वो सारी कॉम्प्लिकेशन प्रॉक्सिमल पार्ट में ज़्यादा होती है। तो ये याद रखना है। स्कैफोल्ड फ्रैक्चर मैकेनिज्म इज फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। क्लिनिकली कंप्लेंट क्या होगी, पेन या टेंडरनेस इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, पेन या टेंडरनेस इन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट स्कैफोल्ड फ्रैक्चर में होती है। एक्सरे ऑब्लिक रिस्ट व्यू, अगर एक्सरे से डिटेक्ट नहीं हुआ देन एमआरआई करेंगे। ट्रीटमेंट अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है देन ग्लास होल्डिंग कास्ट, इसमें पोजीशन होगी डोर्सी फ्लेक्शन एंड रेडियल डिविएशन ऑफ द रिस्ट। ये ग्लास होल्डिंग कास्ट, डोर्सी फ्लेक्शन एंड रेडियल डिविएशन। जब हम ग्लास होल्ड करते हैं तब कैसी पोजीशन होती है, डोर्सी फ्लेक्शन होती है एंड रेडियल डिविएशन होता है रिस्ट का, तो ये पोजीशन। डिस्प्लेस फ्रैक्चर में ऑरिफ विथ हर्बर्ट स्क्रू, दे आर हेडलेस स्क्रू। नॉर्मली ये सारे स्क्रू में ऐसा हेड होता है लेकिन इसमें कोई भी हेड नहीं होता, सिंपल ऐसे ही होता है। तो ये हर्बर्ट स्क्रू डिस्प्लेस फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट। तो ये हर्बर्ट स्क्रू, हेडलेस स्क्रू। अब टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड फ्रैक्चर। वास्कुलरिटी जो मैंने पहले बताया डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होती है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट वहाँ पे ए वास्कुलर नेक्रोसिस ज़्यादा होता है। पहला फ्रैक्चर ऑफ वेस्ट ऑफ स्कैफोल्ड हो सकता है, वो मोस्ट कॉमन है। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल 1/3 या फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल 1/3। प्रॉक्सिमल 1/3 में हाई चांस ऑफ नॉन यूनियन एंड ए वास्कुलर नेक्रोसिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होती है
और वेस्ट ऑफ स्कैफोल्ड फ्रैक्चर वो होती है नॉन यूनियन, उसके बाद एवास्कुलर नेक्रोसिस। क्लियर। अब जो हमारी कार्पल बोन्स होती है, जो ये है रेडियस, यह है ल्यूनेट एंड ये कैपिटेट। अब ये तीनों जो है एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी एक डिस्प्लेस हो गया तो उसे कहते हैं कार्पल डिसलोकेशन या कार्पल बोन सबलक्सेशन। तो पहला कार्पल बोन इंस्टेबिलिटी, टेरी थॉमस साइन, टेरी थॉमस साइन होती है। अब ये हमारा स्कैफोल्ड है और ये होता है ल्यूनेट। इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? स्कैफोल्ड ल्यूनेट लिगामेंट, स्कैफोल्ड ल्यूनेट लिगामेंट। अब इसकी जब इंजरी होगी तब ये स्कैफोल्ड एंड ल्यूनेट बोन, उनका डिस्टेंस वो ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 3 mm। नॉर्मली वो लेस देन 2 mm होता है, लेकिन अगर मोर देन 3 mm हो गया इसे कहता है स्कैफोल्ड ल्यूनेट डिसोसिएशन। इसे ही कहता है टेरी थॉमस साइन। बस याद रखना। मोस्ट कॉमन कार्पल बोन डिसलोकेट इज ल्यूनेट। इसमें मीडियन नर्व इंजरी होती है, मीडियन नर्व इंजरी। अब ल्यूनेट वर्सेस पेरी ल्यूनेट डिसलोकेशन, तो रेडियस ल्यूनेट और ये कैपिटेट ल्यूनेट डिसलोकेशन। इसमें ल्यूनेट बोन वो डिसलोकेट हो जाएगा, सिर्फ ल्यूनेट बोन डिसलोकेट होगा। कैपिटेट एंड रेडियस दे आर इन अलाइनमेंट, स्पिल्ड कॉफी कप साइन। पेरी ल्यूनेट डिसोसिएशन, इसमें रेडियस एंड ल्यूनेट अलाइन हो गया, कैपिटेट वो डिसलोकेटेड होगा। मनूवर का नाम है टेवर्नियर्स मनूवर फॉर रिडक्शन। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ हैंड या फ्रैक्चर ऑफ मेटाकार्पल। तो जो फर्स्ट मेटाकार्पल होती है हमारी थंब की, कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल होती है थंब की, वो आर्टिकुलेट करती है विद ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियो मेटाकार्पल जॉइंट होता है यहाँ पे, ट्रेपेजियो मेटाकार्पल जॉइंट। और ये जो है बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल मोस्ट कॉमन साइड होती है फ्रैक्चर की। तो इसमें दो फ्रैक्चर होता है, बेनिटीज फ्रैक्चर एंड रोनाल्डो फ्रैक्चर। वो दोनों होते हैं इन द दे आर फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, दे आर बोथ इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर एंड कहाँ पे होता है? एट द ट्रेपेजियो मेटाकार्पल जॉइंट। इसमें एबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस इट कॉजेस पुल। इसका मतलब क्या है? ये है बेनिडिक्ट फ्रैक्चर, इसमें पार्शियल फ्रैक्चर होता है, ये पार्शियल फ्रैक्चर होता है। और रोनाल्डो में कंप्लीट कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। बेनिटीज में पार्शियल फ्रैक्चर, रोनाल्डो में कंप्लीट कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसमें बेनिट्स में डिसलोकेशन वो या डिस्प्लेसमेंट वो ज़्यादा होता है, क्योंकि एबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस जो होता है वो ये फ्रैगमेंट को पुल करता है, इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। इसमें अनडिस्प्लेस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है रोनाल्डो फ्रैक्चर में। क्लियर। ये बेनिट्स एंड रोनाल्डो फ्रैक्चर। उसके बाद बॉक्सर्स फ्रैक्चर, इट इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर द नेक ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल। जो हमारे रिंग फिंगर होती है, तो फिफ्थ मेटाकार्पल उसका फ्रैक्चर होता है द नेक। ट्रीटमेंट इज जेम्स प्लास्टर। इस तरह की पोजीशन होती है। रिस्ट इज एक्सटेंडेड, एमसीपी जॉइंट फुल एक्सटेंशन, इंटरफेरेंजियल जॉइंट वो भी एक्सटेंशन एंड थंब वो है एबडक्शन। फिर फ्रैक्चर ऑफ फिंगर, अब ये याद रखना है। अब ये हमारी फिंगर है, ये डिस्टल फेलिंग्स, ये मिडल फेलिंग्स। अब यहाँ पे ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड। डोर्सल साइड में यहाँ पे एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस वो अटैच होता है। डोर्सल साइड में इंसर्शन होता है, इंसर्शन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस। वेंट्रल साइड में इंसर्शन होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब अगर ये इसकी इंजरी हुई तो फिर ये वाला ओवर पार कर जाएगा और उंगली जो है वो फ्लेक्स हो जाएगी। फिर ईडीसी इंजरी, उसमें फ्लेक्शन होगी, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, उसे कहते हैं मैलेट फिंगर। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होगी और ये इंडेक्स फिंगर में ज़्यादा होती है। अगर एफडीपी की इंजरी हुई तो ये ईडीसी ओवर पार कर जाएगा और फिंगर जो है वो हाइपर एक्सटेंशन होगी, तो ये एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी होगी इन एफडीपी इंजरी। तो एफडीपी इंजरी में उसे कहते हैं जर्सी फिंगर, मैलेट फिंगर एंड जर्सी फिंगर। जर्सी फिंगर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी, मैलेट फिंगर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, और ये जर्सी फिंगर होती है रिंग फिंगर। ये मैलेट फिंगर ऑल्सो नोन एज बेसबॉल फिंगर, एवर्जन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस। फ्लेक्स्ड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो फ्लेक्स्ड हो जाएगा क्योंकि एफडीपी वो ओवर पार कर जाएगा। इनेबिलिटी टू एक्टिवली एक्सटेंड डिप, इनेबिलिटी टू एक्टिवली एक्सटेंड द डिप, पैसिव एक्सटेंशन होगा, एक्टिव एक्सटेंशन नहीं होगा। ट्रीटमेंट इज मैलेट स्प्लिंट। ओके, स्प्लिंट आता है वही पहनना होता है। मैलेट फिंगर में ओनली वन फिंगर इज इन्वॉल्व। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में मल्टीपल फिंगर्स आर इन्वॉल्व। जर्सी फिंगर में एवर्जन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसमें हाइपर एक्सटेंशन होती है ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इनेबिलिटी टू फ्लेक्स द फिंगर, पैसिव फ्लेक्शन होगा। एक्सरे वो नॉर्मल होगा, बोनी फ्रैगमेंट मतलब कुछ करना बस। तो ये जर्सी फिंगर है, मैलेट फिंगर।